फ्रेंड्स, मैं केवी सिंह फ्रॉम प्रताप कैंपस लालगंज रायबरेली। और आज का टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक था उसी को मैं आगे बढ़ा लूँगा। और प्रीवियस टॉपिक जो प्रपोजिशन का था और उसमें कुछ रूल्स मैंने बताए थे। इसके बाद आप कुछ और भी ऐसे प्रपोजिशन हैं जिसको आपको थोड़ा सा नोटिस करना है, और इसी तरीके के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके इससे रिलेटेड बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। उन्हीं से रिलेटेड मैं काफ़ी आपको प्रपोजिशन लिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको ठीक से नोट डाउन कर लीजिएगा। आप यकीन मानिए, किसी भी एग्ज़ाम में आप देते हो तो एग्ज़ाम को देते हो तो आपके यही प्रपोजिशन से रिलेटेड आपके रूल्स हैं वो ज़रूर स्ट्राइक करेंगे। क्लियर है? तो देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रपोजिशन, ये आपका चैप्टर का नेम है और इसमें मैंने जो अमंग या बिटवीन के बारे में बताया था। इसके बाद आप आगे देखिएगा तो कुछ वर्ड्स आपको नोटिस करने हैं, जैसे कि जो रूल्स के मुताबिक है। तो आप देखिएगा कुछ ऐसी मेन वर्ड्स हैं जिनका यूज़ यदि आप करते हो तो इनके बाद विशेष करके मूवमेंट बताने वाली वर्ब्स हैं आपकी। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद यदि होम शब्द आता है, नोटिस कीजिएगा, होम शब्द आता है, नॉट हाउस। और होम और हाउस में आप अंतर ये होता है कि जहाँ पर हमारी फीलिंग्स या काफ़ी समय से परिवार के लोग स्टे करते आ रहे हैं उस वर्ड को बोला जाता है होम। और जो हाउस होता है एक मकान भी कह सकते हो, जनरली मीनिंग तो यही होता है मकान। और तो मकान जिसमें उतनी फीलिंग्स उस तरीके से ना जुड़ी हों और जो काफ़ी लंबे समय से किसी मकान में रहते आ रहे हैं एक फैमिली के रूप में, तो वो फीलिंग्स या भावनाओं से जुड़ जाता है, उसको हम लोग होम बोलते हैं। तो रूल आपका ये कहता है कि जो जितनी मैं वर्ब्स बता रहा हूँ आपको, इन क्रियाओं का यूज़ आप किसी सेंटेंस में करते हो और उन क्रियाओं के बाद, उन मेन वर्ब्स के बाद होम शब्द आता है, तो होम शब्द के पहले विशेष करके जो टू प्रपोजिशन आता है उसका यूज़ नहीं करना है। क्लियर है? और इसके अलावा इसी वर्ड के पहले, होम शब्द के पहले, उन क्रियाओं के बाद यदि नाउन या प्रोनाउन का पॉजिटिव केस आता है, अर्थात कहने का मतलब नाउन का पॉजिटिव केस का मतलब है किसी व्यक्ति के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, या पॉजिटिव प्रोनाउन से मतलब है, मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव से मतलब है, अर्थात माय, और, योर, हिज, हर, इट्स या देयर, इस तरीके के पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड्स आते हैं होम शब्द के पहले उन क्रियाओं के बाद, तो आपको प्रपोजिशन टू का यूज़ इनके साथ क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है? तो ये दिमाग में रखिएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे मेन वर्ड्स हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, गो, कम, रीच, अराइव, गेट, सेंड। ये आप मेन वर्ब्स को याद करिएगा। इन मेन वर्ब्स के बाद यदि होम शब्द आता है, कौन सा वर्ड आता है, होम शब्द, तो याद रखिएगा यहाँ इन दोनों के बीच में टू प्रपोजिशन का यूज नहीं करना है, बल्कि ये अवॉइड किया जाता है यदि आप ऐसा लिखते हो या ऐसी ही एरर आपके एग्जाम में आती है। क्लियर है? तो ये वर्ड्स की मीनिंग याद रख लीजिएगा। तो होम शब्द, हाउस की बात नहीं कर रहा हूँ, होम है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, जैसे कहा जाए ही वेंट होम, ये सही है आपका। यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ ही वेंट टू होम, तो ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बस याद रखिएगा, क्योंकि वो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस टेंस बना हुआ है ये वाला, और यहाँ पे टू लिखा तो कैसा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा, ऐसे एरर आपके एग्जाम में अक्सर आती है। क्लियर है? तो और मैंने ये कहा कि इन वर्ब्स के बाद, इसको ठीक से नोटिस करिएगा, इन क्रियाओं के बाद, इन वर्ब्स के बाद यदि होम शब्द के पहले, इस वर्ड के पहले नाउन का पॉजिटिव केस जो कि एपोस्ट्रोफी एस लगा के बनता है, या पॉजिटिव एडजेक्टिव में बताओ, अभी मैंने चर्चा की थी, माय हो गया, आर हो गया, योर हो गया, या इट्स हो गया, या हर हो गया, या हिज है, और आपका देयर हो गया। तो ये वर्ड्स आपके यदि आते हैं किसके पहले,
होम शब्द के पहले और इनमें से कोई वर्ब आती है तो आपको उन्हीं वर्ड्स के पहले पजेसिव केस नाउन का हो या प्रोनाउन का हो, मतलब एडजेक्टिव हो, पजेसिव एडजेक्टिव, इन्हीं वर्ड्स के पहले क्या लगाना है आपको, टू प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। ये रूल होता है और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका। ठीक है, तो आप देखिएगा, जैसे मैं कह दूँ अगला एग्जाम्पल आपका यहाँ देख लीजिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये कहा जाए कि ही वेंट टू मोहन्स होम, तो आपने यहाँ क्या किया, टू का यूज करा। तो ही वेंट टू मोहन्स होम, यहाँ पर मोहन के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया तो आपका प्रपोजिशन क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और यदि ये शब्द ना लिखा होता इतना तो आपको सीधे सीधे क्या लिखना था, जैसे ये लिखा हुआ ही वेंट होम, ना कि ही वेंट टू होम। क्लियर है? तो इस रूल को आप ठीक से याद कीजिएगा, इस तरीके के एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। और आपका तो इसके अलावा आप अगला नोटिस कर लीजिएगा, अगला रूल है आपका, उसको भी नोट कीजिएगा। देखिए कुछ मैं वर्ब्स लिखा दे रहा हूँ, इनका यूज आप करते हो। कुछ ऐसी मेन वर्ब्स हैं जिनका यूज यदि आप करते हो, और एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ मैं। और इन क्रियाओं के बाद, इन मेन वर्ब्स के बाद यदि ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको भी नोटिस कीजिएगा ठीक से, ऑब्जेक्ट के रूप में यदि कोई पर्सन आता है, कुछ आपकी ऐसी वर्ब्स हैं, इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई इंसान या पर्सन आता है तो उस ऑब्जेक्ट के पहले प्रपोजिशन टू आएगा। और ये सारी मेन वर्ब्स क्या हैं, वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये दिमाग में रखिएगा। अर्थात जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं, अर्थात जिनसे हम बातचीत करते हैं, इन क्रियाओं का यूज आप करते हो तो ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि बातचीत हम लोग करते हैं जनरली तो किसी इंसान से ही हमारा कन्वर्सेशन होता है, अर्थात इन्हीं वर्ब्स को आप कह सकते हो। एडिशनल चीज इसमें क्या है कि इन वर्ब्स को क्या बोलते हैं, वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन, अर्थात बातचीत का माध्यम जो बनता है किसी दो लोगों के बीच में। तो उन क्रियाओं के बाद किसी इंसान के रूप में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पहले, वो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके पहले आपको प्रपोजिशन क्या लगाना है, टू लगाना है। क्लियर है? तो वो वर्ब आप लिख डालिए, मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि लिसन, रिप्लाई हो गया, मैं लिख दे रहा हूँ सारी वर्ब्स के लिए। जैसे आपका लिसन हो गया, रिप्लाई हो गया, से हो गया, प्रपोज हो गया, राइट हो गया। तो ये आपके ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद आपको यूज क्या करना है, इंसान के रूप में कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके पहले आपको टू का यूज करना है। क्लियर है? तो ये दिमाग में रखिएगा। और मैं कुछ दो चार वर्ब्स और देख ले रहा हूँ, उनको भी बता दे रहा हूँ, ये दिमाग में रखिएगा। आपका प्रपोज हो गया, सजेस्ट भी हो जाएगा आपका, ठीक है, कंप्लेन भी हो जाएगा, कंप्लेन हो गया, सजेस्ट हो गया। तो ये वर्ब आपकी है जिनके पास आपको नोटिस करना है कि ये सारी चीजें, स्पीक हो गया, टॉक हो गया, एक्सप्लेन हो गया। ये वर्ब आपकी ऐसी हैं जिनके बाद क्या आता है, जिनके बाद आपको ध्यान ये देना है कि इंसान के रूप में यदि पर्सन के रूप में कोई ऑब्जेक्ट आता है, जो चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तो आपको क्या यूज करना है, प्रपोजिशन आपका टू आएगा। तो लिसन हो गया, रिप्लाई हो गया, से हो गया, सजेस्ट हो गया, प्रपोज, राइट लिखा है, कंप्लेन, स्पीक, टॉक या एक्सप्लेन। तो याद रखिएगा, कम से कम ये 10 आपकी वर्ब हैं, इनको नोटिस कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका, एग्जाम में अक्सर इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में देता हूँ, तब तक आप इनको स्क्रीनशॉट के थ्रू आप ले सकते हो, इन वर्ड्स को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
तो अब देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, और ये एक्टिव वॉइस की बात है, ये याद रखिएगा। तो जैसे कहा जाए, प्लीज लिसन टू मी, आई वॉन्टेड या आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर अ मिनट, फॉर अ मिनट। तो आप यहाँ से नोटिस करिएगा, मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू फॉर अ मिनट, अर्थात मैं आपसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका वॉन्ट में मैंने वॉन्टेड नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि फॉर अ मिनट लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में जब पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हो किसी से, तो जनरली वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है, और अर्थ के दृष्टिकोण से जनरली वो कैसा होता है, पास्ट का महसूस होता है, प्रेजेंट का महसूस होता है, और लिखा जाएगा, सॉरी पास्ट में लिखा जाता है। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मिनट। तो यहाँ पर देखिए टॉक के बाद क्या आ गया, टू यू आया। तो यहाँ पर टॉक के बाद क्या लिखा आपने, टू लगा दिया। तो ये लिसन के बाद टू लिखा। जैसे ही रिप्लाइड टू मी, आप ये भी कह सकते हो, ही रिप्लाइड टू मी। तो आपने टू मी या किसी इंसान का नाम लिखते तब भी क्या आ गया, टू आ गया। तो ये ही कंप्लेंट टू मी या जो भी आपका, तो उसके बाद भी। अब कंप्लेंट शब्द की बात करें तो देखिए मैं एक और भी अच्छी चीज बता दे रहा हूँ। कंप्लेंट वर्ड से रिलेटेड अक्सर एग्जाम में आए हैं क्वेश्चंस, और देखिएगा इसको, ठीक है। तो कंप्लेंट के बाद भी अलग अलग प्रपोजिशन आते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके आज। और जैसे कंप्लेंट की चर्चा करी है मैंने, तो कंप्लेन मीन्स क्या होता है, शिकायत करना, ये याद रखिएगा, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। और कंप्लेन के बाद अभी बताया कि टू आता है तो कोई ना कोई पर्सन आता है, अभी इसी रूल के मुताबिक। और इसके बाद कंप्लेन के बाद टू आता है तो टू का मतलब होता है को, इस कंडीशन में, अर्थात किसी व्यक्ति से आप कंप्लेन कर सकते हो। और यदि कंप्लेन शब्द के बाद, कंप्लेन वर्ड के बाद यदि अगेंस्ट आ जाए तो ये भी एक प्रपोजिशन आता है। अगेंस्ट का मतलब जिसके खिलाफ आप कंप्लेन करते हो, भले ही आप हिंदी में बोलते हो काकी के, लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन की जाती है तो वो भी पर्सन आता है। तो अगेंस्ट के बाद क्या आ जाएगा, समबडी या समवन कह लीजिए आप। तो यहाँ पर भी, और कंप्लेन के बाद टू भी आता है तब भी पर्सन आता है, कंप्लेन के बाद अगेंस्ट आता है तब भी कोई पर्सन आता है, नाउन प्रोनाउन के रूप में। अलावा इसके कंप्लेन के बाद यदि आपका ऑफ आता है या अबाउट भी आ सकता है, कंप्लेन के बाद ऑफ या अबाउट आता है तो यहाँ पर समथिंग, STH मीन्स समथिंग, अर्थात नॉन लिविंग चीज आएगी। ये थोड़ा सा हट करके है, ये नोटिस करिएगा। और इसी से रिलेटेड आपका ये बनता है। तो कंप्लेन के बाद देखिए प्रपोजिशन चेंज हुआ, कंडीशन भी चेंज हो गई। तो कंप्लेन के बाद टू आता है तो किसी व्यक्ति को कंप्लेन करते हो आप, और कंप्लेन के बाद अगेंस्ट आता है तो किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन की जा रही है। और कंप्लेन के बाद जिस चीज की कंप्लेन की जा रही है तो ऑफ भी आ सकता है, अबाउट, बोथ वर्ड्स आर करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये ध्यान दे दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आया हुआ है SSC जैसे एग्जाम्स में। मैं एग्जाम्पल एक दे दे रहा हूँ, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप देखिएगा, जैसे कहा जाए तो इसमें कह दिया जाए कि, देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड, द स्टूडेंट्स कंप्लेन्ड टू द प्रिंसिपल The students complained to the principal against the warden, वार्डन लिखा है, जो किसी भी म्यूजियम या कोई भी हॉस्टल से भी कह सकते हो, उसकी जो देखभाल करने वाला था। द स्टूडेंट्स कंप्लेंट टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द वार्डन ऑफ द पुअर मैनेजमेंट।
ये है आपका एग्जाम्पल। तो देखिए कंप्लेन के बाद क्या आ गया, टू आया, तो इंसान आया, अर्थात कंप्लेन इस व्यक्ति को की गई। तो कंप्लेन के बाद जनरली टू आता है, तो किसी पर्सन को मतलब वो बात बताई गई। और किसी व्यक्ति के खिलाफ है तो कंप्लेन के बाद यहाँ अगेंस्ट लिखा है, तो क्या लिखा, वार्डन, अर्थात इस व्यक्ति की कंप्लेन करेंगे। और किस चीज की कमी की, तो यहाँ पर ऑफ द पुअर मैनेजमेंट, अर्थात जो खराब मैनेजमेंट है उसके बारे में ऑफ भी लगा सकते हो या आप अबाउट भी लिख सकते हो, बोथ वर्ड्स आर ग्रामेटिकली करेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस वर्ड के बाद अलग अलग तरीके के वर्ड्स आपके आ रहे हैं, तो उनको आप नोटिस कर लीजिएगा कि कंप्लेन के बाद ये सारी चीजें। तो इतना क्लियर हो गया होगा, और आगे देखिएगा। अब देखिए मैं एक चीज और बताऊं आपके, इम्पोर्टेंट है। मैरी और एक वर्ड लिखा है आपका वेड, और एक आपका होता है गेट मैरिड। ये तीनों का मतलब विवाह करना होता है, विवाह करना या शादी करना। तीनों वर्ड्स का यूज ये थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। मैरी और वेड, इनका यूज जब भी करते हो आप नोटिस कीजिएगा इसको ठीक से, कि जब भी मैरी या वेड जैसे वर्ड्स का यूज करते हो आप कभी भी कीजिएगा, तो जब इन दोनों वर्ड्स का यूज किस में होता है, आपका एक्टिव वॉइस में होता है। किसमें, एक्टिव वॉइस में होता है। तो इन वर्ड्स के बाद हमेशा क्या आएगा, पहली कंडीशन आपकी ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। जब इन वर्ड्स का यूज एक्टिव वॉइस में होता है तो इनके दोनों के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई जो भी पर्सन नाउन या प्रोनाउन के रूप में आएगा वो जरूर आएगा। और इस वर्ड का यूज एक्टिव वॉइस में ही किया जाता है और पैसिव वॉइस में जनरली इसको अवॉइड किया जाता है। क्यों, क्योंकि गेट मैरिड का भी मतलब विवाह करना है, लेकिन इस वर्ड के बाद एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है। और जब ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो आप क्या मानिएगा, अर्थात इसको हम पैसिव वॉइस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर है। तो आपका क्या है, वेड या मैरी का यूज एक्टिव वॉइस में करते हैं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आता है। लेकिन इन वर्ड्स का यूज यदि पैसिव वॉइस में करते हो आप, यदि पैसिव वॉइस में इनका यूज करते हो, किसका, मैरी या वेड का, तो मैरी का थर्ड जो फॉर्म हो जाएगा आपका मैरिड हो जाएगा, या वेडिड भी कह सकते हो। तो मैरिड के बाद यदि टू आता है, तो मैरिड के बाद टू आता है तो यहां पर किसी गर्ल्स का नेम आएगा, अर्थात यहां पर ये थर्ड फॉर्म में है। तो मैरिड शब्द के बाद टू आता है इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस। तो मैरिड टू प्लस गर्ल्स नेम, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। और मैरिड के बाद यदि विद आता है तो इसके बाद बॉयज नेम होगा, और इन पैसिव वॉइस ये मान लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस वर्ड का यूज हमेशा एक्टिव वॉइस में ही करते हैं। आफ्टर दिस वर्ड नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड और इन एक्टिव वॉइस, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं है तो प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। और आफ्टर दीज टाइप ऑफ वर्ड्स in active voice object must come, but if these words are used in passive voice like this, तो इनके बाद आफ्टर पैसिव वॉइस इफ मैरिड टू प्लस गर्ल्स नेम और मैरिड विद प्लस बॉयज नेम, ये नोटिस कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादातर बच्चे आपके गलतियां जरूर करते हैं इसमें, तो ध्यान दीजिएगा इसको। इसके एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं थोड़ी देर में, अब आप देखिएगा, ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसके बाद मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, अब देखिएगा। अब एग्जाम्पल आप देखिएगा इसमें कि राम मैरिड सीता, ये आपका सेंटेंस किसमें है, आपका एक्टिव वॉइस में। और चाहे मैं ऐसा लिख दूं, सीता मैरिड राम, और ये दोनों सेंटेंस किसमें है, आपके एक्टिव वॉइस में। याद रखिएगा,
एरर आपकी यहाँ पे टू लगाए या विद लगाए, इस कंडीशन में इन एक्टिव वॉइस तो आपके गलत हो जाएंगे। क्लियर है। अब मैं पैसिव वॉइस की बात करूं, इसका पैसिव वॉइस बना दूं तो क्या हो जाएगा, सीता, पास्ट में है तो आपका वॉज आ जाएगा। और मैरिड का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सीता वॉज मैरिड, और यहाँ पर चूंकि बाद में क्या आ रहा, राम जो कि व्यक्ति का नाम है, तो विद आ जाएगा। यहाँ पर आपका इस तरीके से हो जाएगा राम। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे टू लिखते तो भी गलत था, लाइक दिस। इसका पैसिव वॉइस बनाइए तो इसमें आपका राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो क्या बन जाएगा, और राम बन जाएगा सब्जेक्ट। और राम के बाद लिखेंगे आप वॉज और मैरिड टू सीता। यहाँ पर सीता क्योंकि गर्ल्स का नेम है, चाहे हर लिखा होता तो प्रोनाउन हो जाता, लेकिन गर्ल्स का नेम आना चाहिए। तो मैरिड टू इन पैसिव वॉइस गर्ल्स नेम, और मैरिड विद बॉयज नेम इन पैसिव वॉइस। लेकिन एक्टिव वॉइस में कोई प्रपोजिशन नहीं आता। और एरर आपकी यहाँ पर विद या टू लिखते हैं तो यहाँ पर भी इस तरीके से गलतियां आती हैं। और तो मैंने जो आज जितने रूल्स लिखाए हैं आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज के टॉपिक जितना मैंने पढ़ा है इसको नोट कर लीजिएगा।